अंगी संबंध से जुड़े हैं। ये चार हैं: कुटुंब, समुदाय, देश अथवा राष्ट्र और विश्व। आज हम कुटुंब की बात करेंगे। कुटुंब की संकल्पना, कुटुंब नामक इकाई की कल्पना करना, रचना करना, उसकी व्यवस्था करना, ये वास्तव में हमारे ऋषियों की विशाल और कुशाग्र बुद्धि का प्रत्यंतर है। ने ऐसी रचना भी की जा सकती है जो हजारों वर्ष तक इंटैक्ट रहे, समष्टि को निरंतर बनाए भी रखे और सुख और समृद्धि और संस्कृति को भी अक्षुण्ण रखे, नित्य परिष्कृत करे और नित्य वृद्धिंगत भी करे। इतनी सारी बातें मनुष्य मनुष्य के संबंध में संभव हो सकती हैं, ये मानना और उसको कृति में परिणत करना वास्तव में तपश्चर्या का ही परिणाम है, बुद्धि विकास का ही लक्षण है। हमने तो बहुत सारी बातें गृहीत मान ली हैं कि हाँ ऐसे ही होता है, परंतु वह होता कैसे है इसकी कल्पना करना ये बहुत बड़ी बात है। आज हमने उन सबको जानने की तो परवाह नहीं की, उसको मान भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी तपश्चर्या का इतना परिणाम है गहरा, इतनी उनकी पुण्याई की सिद्धि है कि अभी भी हमारे अंतस्तत्व में कुटुंब माने आत्मीयता ये भाव तो रहा है। ठीक है, हर बार अशिक्षा के माध्यम से, अज्ञान के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, मनोदौर्बल्य के कारण से, किन्हीं कारणों से उसके ऊपर आवरण छा जाते हैं। हम उसको कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ लोभ लालच स्वार्थवश उसकी अवमानना भी करते हैं, उसका त्याग कर लेते हैं। वह सब त्याग आज जरा व्यापक रूप में दिखाई दे रहा है। फिर भी सही क्या है, इसके मानक हमारे अंतस्तत्व में हैं, अभी भी अस्तित्व में हैं। सॉरी। यही बुद्धि का एक परिणाम है। तो ऐसे क्या होता है, कैसे कुटुंब की रचना हुई? कुटुंब का मूल आधार या मूल अधिष्ठान अध्यात्म है। इसका लक्षण क्या है, वो क्या कृति रूप में क्या दिखाई देता है? आत्मीयता का संबंध, यही कुटुंब की आधारशिला है। घर जैसा लगता है। कोई बाहर से आने वाला अतिथि जब कहता है कि अरे यहाँ तो घर जैसा लगता है, तब वो क्या कहना चाहता है कि यहाँ तो अपनापन लगता है, माने यहाँ आत्मीयता का अधिकार है, आत्मीयता का व्यवहार है, आत्मीयता का सम्मान है। ये आत्मीयता ही तो एकात्मता का दूसरा पर्यायी शब्द है। तो कुटुंब का मूल तत्व है आत्मीयता। आत्मीयता में सब एक दूसरे को गृहित मानकर भी चल सकते हैं, कोई अधिकार की बात ही नहीं करता। तुमने मुझे पूछे बिना ऐसा कैसे कर लिया, मेरा कुछ अस्तित्व है कि नहीं, मेरा कोई वजूद है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछता। हाँ, तुम मुझे गृहित मान सकते हो, ये कहना यही तो आत्मीयता है। या मुझे पूछे बिना करेगा तो उसको पता है कि मेरी इसमें सहमति है, ये गृहित मानना कि हाँ पूछने की क्या बात है, वो ऐसा ही तो कहेंगे, वो क्या कहेंगे मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। अथवा मेरे माता पिता को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं, क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता, ये मुझे मालूम है।
इसलिए अभी पूछा नहीं है या उन्होंने बताया नहीं है, तो भी मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यही तो सारे आत्मीयता के लक्षण है कि उसमें कहीं पर भी कोई रिजर्वेशंस नहीं रहते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं, मानते हैं, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, श्रद्धा हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, सब कर्तव्य की बात करते हैं। यही कुटुंब का आधारभूत तत्व है। ये इनकलकेट किया गया। कैसे किया गया? तो माने ये इसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा समझेंगे तो पूरे विश्व की रचना हम कैसे चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसके लिए हम व्यवस्था क्या किए हैं, इसकी भी इस ये भी समझ में आएगा। अब कैसे ये सब हुआ? तो रचना में कुटुंब का केंद्र बिंदु कौन है? तो पति पत्नी है। अकेला पति नहीं, अकेली पत्नी नहीं, पति पत्नी। पति पत्नी मिलकर एक व्यक्तित्व होना, इसकी कल्पना करना, इसका उपदेश करना, इसको हृदय में इतने गहरे तक बिठाना कि सब मानेंगे कि हाँ ये तो सही है, ऐसे ही किया जाता है। इसको विकास कहते हैं, इसको अच्छाई कहते हैं। और पति पत्नी एक नहीं होंगे, दोनों का शरीर प्राण मन बुद्धि आत्मा सब एक नहीं होगा, ऐसी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी को अच्छा मानते हैं। हम यदि ऐसा नहीं हो सकते तो ये हमारी कमी है, हमें अभी कुछ समझना है, ऐसा मानना। अब ऐसी रचना करके बुद्धि से सोचे तो क्या होता है कि जगत के विश्व के सबसे प्रमुख और हमेशा के लिए रहने वाली दो जातियां, पुरुष और स्त्री, इनके बीच का प्रश्न रिजॉल्व कर दिया कि पति पत्नी का संबंध है। अब आप दोनों एक हो जाओ, बाकी सारी विश्व की एकात्मता हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगी। ऐसे ऐसा एकात्म संबंध, और दोनों को साथ में मानकर ही उसको धुरी बनाना, केवल पति नहीं, केवल पत्नी नहीं। आजकल लोग कहते हैं ना, पुरुष प्रधान व्यवस्था, स्त्री प्रधान व्यवस्था, पितृसत्ताक कुटुंब, मातृसत्ताक कुटुंब, ये एक दूसरा लेवल है, ये एक दूसरी व्यवस्था है। वो भी कभी समय आएगा, माने कभी संदर्भ आएगा तो वो भी समझेंगे कि पितृसत्ताक मातृसत्ताक क्या होता है। परंतु अभी अभी जो मूल बनाया वो केंद्र बिंदु दोनों को बनाया, दोनों को समान नहीं माना, दोनों को एक ही माना। द्वंद्व तो हमेशा रहेगा, परस्पर पूरक रहेंगे, एक है वो दूसरा नहीं है, दूसरा है वो एक नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा। जो उस उनमें भौतिक अंतर है, मानसिक अंतर है, वो तो रहेगा, परंतु दोनों का एक होना ये प्रारंभ है मुक्ति के मार्ग का। जब तक एकात्म हम होते नहीं है विश्व में कहीं पर भी, तब तक मुक्ति की कल्पना करना ही संभव नहीं है। तो ऐसे वो उसको धुरी बनाया, और स्त्री और पुरुष का जितना भी विवाद की संभावना है उन सब को समाप्त कर दिया, तुम एक हो जाओ। ये एकात्मता का संबंध कुटुंब रचना की धुरी है। अब उसके आधार पर और संबंध विकसित होते हैं। कुटुंब में तीन संबंध हैं। एक पति पत्नी का संबंध, फिर उसका एक्सटेंशन जो है, पति पत्नी माता पिता बनते हैं, तब उनका उस संबंध का एक्सटेंशन है संतानें। उनके मध्य भी एकात्मता के संबंध की ही कल्पना की गई है। अब इसके माध्यम से पूरे भूतकाल से, माने खुद पति पत्नी का कुटुंब है ना,
तो कुटुंब का जो भूतकाल है, माने पूर्वज सारे हैं, जो लिगेसी चली आई है, जो परंपरा चली आई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एकात्म संबंध हुआ। इस एकात्म संबंध में एक दूसरे से अपरिचित, एक दूसरे से अलग ऐसे कुलों को भी जोड़ने का प्रावधान हो गया कि वे भी जुड़ रहे हैं, और फिर वंश आगे बढ़ता है, परंपरा आगे बढ़ती है। तो दूसरा संबंध है पति पत्नी, माता पिता और संतान, और तीसरा है सहोदर सहोदरी, यानी भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। ये आ, ये तीन संबंध, इसके आधार पर बाकी सारे संबंध बनते हैं। जैसे दादा दादी, तो पहले माता पिता हैं, बाद में दादा दादी होते हैं। पौत्र और पौत्री, तो पहले पुत्र और पुत्री होते हैं, बाद में पौत्र और पुत्री होते हैं। चाचा चाची, मामा, ये सारे फिर उसके आधार पर बने हुए संबंध हैं। तो दूसरी बात है धुरी बजाना, और परंपरा, वंश परंपरा की व्यवस्था करना, उसमें भी एकात्मता लाना। अब इस एकात्मता का ही विस्तार कुटुंब के अन्य संबंधों में, और फिर पास पड़ोसी में, फिर मित्र परिवार में, और फिर समुदाय में, और जहां 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 हो सके वहां या तो पिता पुत्र का संबंध जोड़ना, या दादा और पौत्र का संबंध जोड़ना, या भाई बहन का संबंध जोड़ना, या इसके आधार पर बने। और जो संबंध है उनको जोड़ना, ये कुटुंब भावना और कुटुंब के संबंधों के ही नाम, उपमा सूत्र देना। वो कल हम सृष्टि के साथ कृतज्ञता का, आत्मीयता का व्यवहार हम बात कर रहे थे, कुटुंब भावना का ही विस्तार है। जब नदी को माता कहते हैं, तो ये कुटुंब में जो माता है उसका ही वह विस्तार है। जब पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा गया, तो कुटुंब में जो माता और पिता है, उनके साथ की जो भावात्मकता है, उसी का विस्तार है। इसलिए कुटुंब को समाज व्यवस्था की मूल इकाई मानने का जो बौद्धिक और भावात्मक विस्तार है, वही अपने आप में अद्भुत है। हमने जब कहा था कि सृष्टि धर्म के अनुसरण में, सृष्टि धर्म के अनुकूल रहकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने समष्टि धर्म की रचना की, तो ये कुटुंब की व्यवस्था करके धर्म व्यवस्था करने की उनकी क्षमता कितनी अपरिमित थी, यही ध्यान में आता है। तो ये कुटुंब है। अब कुटुंब कुल परंपरा के निर्वहन का और उसे आगे बढ़ाने का केंद्र है। ये अब हम समष्टिगत विचार, समुदायगत विचार कर रहे हैं। अब कुटुंब एक व्यक्ति के लिए तो अंगी है। कुटुंब में रहे एक एक व्यक्ति को अपने आप का समायोजन कुटुंब के साथ करना है। तो कुटुंब अपने आप में अंग है, समुदाय अंगी है। तो अब समष्टि धर्म का प्रारंभ कुटुंब को भी एक इकाई के नाते करना है। माने एक व्यक्ति का कुटुंबगत धर्म है, कुटुंबगत विकास है, माने धर्म का, परंपरा का, आचार का, कुलाचार, कुल परंपरा, कुल धर्म, कुल देवता आदि, और कुल का कुल मिलाकर रहन सहन, उसका हिस्सा होना, अंगभूत घटक होना, ये एक व्यक्ति का कुटुंबगत विकास है। कुटुंब संपूर्ण समष्टि के धर्म और संस्कृति की परंपरा को कृति में लाने की एक व्यवस्था है। उसका परिष्कार करो, उसको युगानुकूल बनाओ, उसको आगे ले जाओ। आगे ले जाने के लिए, वंश परंपरा बनाए रखने के लिए
संतानों को जन्म दो। ये कर्तव्य भी बताया, परंतु सारे कर्तव्यों में अपने आप में इतना आनंद है कि पुत्र का जन्म होता है कि कोई ये नहीं कहता कि मैंने पितृ ऋण से मुक्त होने का मेरा कर्तव्य निभाया, अथवा धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का मेरा कर्तव्य निभाया, ऐसा कोई नहीं कहता। अरे मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसका ही आनंद है। उस आनंद आनंद में त्याग भी है, कर्तव्य भावना भी है, कुल परंपरा निभाने का भी काम हो रहा है, ये सब गौण हो जाता है और आनंद ही मुख्य रह जाता है। ये तो इसकी खूबी है कि जिसमें समस्त समष्टि का समष्टि का सुख और हित है, उसमें उस कर्तव्य को निभाने वाले को आनंद है, और आनंद ही मुख्य बात हो जाती है। ये समष्टि धर्म की रचना करने वाले की कुशलता है। तो धर्म संस्कृति का केंद्र, उस परंपरा को निभाने के निर्वहन करने का केंद्र। अब इसके लिए सभी कुटुंब के व्यक्तियों को अपनी अपनी भूमिका निभाना। तो फिर हमारे ऋषियों ने जितने भी पद होते हैं कुटुंब में, जितने भी अपना प्लेसमेंट होता है, उन सब के क्या कर्तव्य है वो भी बताया कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है, पुत्र वधू का क्या है, पिता का क्या है, माता का क्या है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या है, पूर्व पीढ़ी के साथ क्या है, यहाँ तक कि पितरों के साथ क्या है। हम आज तो हमको वो पितृलोक का कुछ आता पता ही नहीं है, फिर भी हम ना समझे तो भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तिथियां मनाते, ये सब कर रहे हैं। तो पितरों के साथ जुड़े रहना और इसके लिए जो भी आवश्यक है वो सब करना, ये भी कुटुंब का व्यवसाय है। फिर कुल देवता आदि सारी बातें हम समझते हैं। कुटुंब के प्रति हमारी इतनी कर्तव्य भावना होना कि सब कहते हैं कि वंश परंपरा को निभाना ही चाहिए। प्रजातंतु मां व्यवच्छेद से ही, प्रजातंतु का व्यवच्छेदन नहीं करना है, ऐसा आचार्य गुरुकुल के समावर्तन अनुशासन में बताते हैं कि अब तुमको शिक्षित होकर जब तुम गृहस्थ धर्म में जा रहे हो तो प्रजातंतु को बनाए रखना है, इसलिए अच्छी संतानों को जन्म देना ये कर्तव्य है। तो कुल परंपरा बनती है वो धर्म संस्कृति की के निर्वहन के लिए बनती है। इस कुटुंब का संविधान भी होता है। माने सारे मैनुअल बनता है। आज हम इसको जरा भी नहीं मानते हैं या इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है या जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, परंतु कुटुंब का संविधान होता है। व्रत उत्सव कैसे मनाए जाएंगे, और पिता है तो क्या करेगा, और बड़ा पुत्र है तो क्या करेगा, और छोटा पुत्र है तो क्या करेगा, और माता क्या करेगी, पत्नी क्या करेगी, ये सारी भूमिकाएं उस मैनुअल में स्पष्ट रूप से निरूपित होती ही है। तो कुटुंब का भी एक संविधान होता है। जब गृहस्थ गृहिणी का, गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का अधिकार कायदे से हस्तांतरित होने की भी व्यवस्था होती है। जब एक कुटुंब में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी वानप्रस्थाश्रम में जाएंगे, तब किसको अपना गृहस्वामिनी और स्वामित्व हस्तांतरित करेंगे, ये भी लिखा हुआ रहता है। और जब बड़ा पुत्र और पुत्रवधू जब गृहस्वामी और गृहस्वामिनी बनते हैं, तो छोटे, उससे छोटे 3-4 पुत्र और पुत्रवधुएं क्या करेंगी, ये भी लिखा हुआ होता है।
जैसे एक राज्य का संविधान होता है, उसी प्रकार से एक कुटुंब का भी संविधान होता है। इस संविधान में समय समय पर सुधार भी होते रहते हैं। कुछ उसके कोड होते हैं, कानून होते हैं, वो निरस्त होते हैं, कुछ नए बनते हैं, कुछ बदले जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है। इसके आधार पर गृह्य सूत्र बने हैं, इसके आधार पर स्मृतियां भी बनी हैं। परंतु आज हम ये सब काल बाह्य हो गया ऐसा मानते हैं, अथवा जानते भी नहीं। वो देखेंगे उसका क्या करना। जैसे जैसे हम प्रगत अवस्था में आते जाएंगे, जैसे जैसे हम स्व में स्थित होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा स्व बोध एक भारतीय के नाते होता जाएगा, वैसे वैसे कुटुंब रचना को किस प्रकार से सुग्रथित करना, किस प्रकार से पुनः बलवान बनाना, सुदृढ़ बनाना, ये धीरे धीरे होता ही जाएगा। लोकमत परिष्कार के बाद का कुटुंब सुदृढ़ीकरण, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का भी तो एक तप है। इसलिए धीरे धीरे वो देश में भी आता जाएगा, माने संपूर्ण भारतीय समाज में भी आता जाएगा, और हमारे कुटुंब में भी वो आता जाएगा। आसार तो ऐसे दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये कुटुंब अब एक इकाई है समुदाय के लिए। अब कुटुंब में और समुदाय में क्या संबंध है और समुदाय क्या है? कुटुंब में समुदाय में व्यवसाय ये मुख्य बात है। व्यवसाय जातिगत और वर्णगत होता है, ये भी मुख्य बात है। वर्ण और जाति की व्यवस्था ये समुदाय की रचना का मुख्य आधार है। आश्रम, हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। आश्रम धर्म ये व्यक्तिगत जीवन का और कुटुंबगत जीवन का एक आयाम है। परंतु वर्ण और जाति का धर्म या वर्ण और जाति की व्यवस्था, धर्म भी व्यवस्था ही तो है, आचार पद्धति ही तो है। तो वर्ण और जाति ये समुदाय की रचना का मुख्य सूत्र है। अब आज हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे और मानेंगे भी नहीं। इसका कारण यह है कि आज संपूर्ण अनवस्था है, अव्यवस्था भी नहीं, अनवस्था है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। परंतु उसके उसके जो चिन्ह है, जैसे जैसे कहीं जाएंगे और भारतीय संस्कृति के भग्नावशेष हम देखेंगे, और वहां ये हमको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ विष्णु का मंदिर होना चाहिए या ये शिव मंदिर होना चाहिए, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार से आज वर्ण और जाति के भग्नावशेष तो सर्वत्र दिखाई देते हैं। जाति का विकृत स्वरूप में हम अनुभव कर रहे हैं, उसके दुष्परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो क्या था ये हम जानते नहीं। कभी कभी हम दुहाई देते हैं भगवत गीता के श्लोक की, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्णों की रचना की है, ऐसा हम बोलते हैं। परंतु ये गुण कौन से हैं, कर्म कौन से हैं, कर्म को कैसे जानना, गुण को कैसे जानना, इसका कोई शास्त्र हमें मालूम ही नहीं है। शास्त्र नहीं है ऐसा नहीं, शास्त्र है, पद्धति है, प्रक्रिया है, परंतु हमने उसको विस्मृति के गर्त में डाल दिया है। तो वर्ण होना ये जन्मजात है, परंतु वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ऋषियों ने बनाई है। वर्ण होना और उसकी व्यवस्था लगाना, उसकी व्यवस्था होना ये 2 अलग बातें हैं। वर्ण तो आज भी है, जन्म से वर्ण तो हमारे निश्चित है ही, परंतु व्यवस्था में कोई वर्ण अभी नहीं है, वर्ण के अनुसार व्यवस्था भी नहीं है।
जाति मूलतः व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। व्यवसाय करना ये कुटुंब का दायित्व है। कुटुंब की इकाई व्यवसाय भी करती है, परंतु समुदाय का अर्थ है एक ही व्यवसाय करने वाले, एक ही व्यवसाय से या तो अर्थार्जन करने वाले या सांस्कृतिक करने वाले कुटुंबों को एक साथ रखकर उसका एक संविधान तैयार करना, यह जाति व्यवस्था का मूल है। हर जाति का अपना संविधान है, हर जाति का अपना जाति देवता है, हर जाति का अपना जाति धर्म है, हर जाति की अपनी परंपरा है, हर जाति की अपनी व्यवस्था है। इसका अर्थ है जाति के अंदर जो अंग रूप में उस जाति के जो कुटुंब हैं, वे सब मिलकर एक बड़े कुटुंब के नाते किस प्रकार से रहेंगे और किस प्रकार से अपना व्यवसाय करेंगे, ये तय होता है। उसके लिए जो संविधान बनता है, उसके धर्म, आचार, देवता, ये सब होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की जातियां विभिन्न व्यवसाय करती हैं। उन व्यवसायों में दो प्रकार होते हैं। हम देखो, ये व्यवसाय आज की परिभाषा में केवल अर्थार्जन के कार्य को कहा जाता है। व्यवसाय वास्तव में केवल इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, केवल अर्थार्जन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। व्यवसाय मिशन ऑफ लाइफ, जीवन में क्या करना है। हम समाज में रह रहे हैं, हम इस विश्व में रह रहे हैं, सृष्टि और समष्टि के साथ रह रहे हैं, तो फिर हमारा मिशन, मुख्य धर्म क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है जीवन का, जो इनके साथ संबंधित है। केवल इन आइसोलेशन यो मुक्ति है। मुझे अकेले का मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो वो मुक्ति है। परंतु मेरा समष्टि और सृष्टि के साथ संबंधित होकर जीने का मुख्य केंद्रवर्ती कार्य क्या है, वो मेरा व्यवसाय है, वह मेरा समष्टि धर्म है। तो व्यवसाय दो प्रकार के हैं। एक समृद्धि के क्षेत्र में करने वाले, किए जाने वाले, दूसरे संस्कृति के क्षेत्र में किए जाने वाले। समृद्धि के क्षेत्र में किए जाने वाले व्यवसाय अर्थार्जन करते हैं, क्योंकि वे मटेरियल प्रोडक्शन करते हैं और अर्थ का संबंध मटेरियल प्रोडक्शन के साथ है। तो मटेरियल प्रोडक्शन कितना अधिक होना, उसका वितरण किस प्रकार से सम्यक पद्धति से होना, ये समृद्धि का आधार है। तो समृद्धि समस्त समष्टि की होनी चाहिए, किसी कुटुंब की या व्यक्ति की नहीं। तो व्यक्ति की समृद्धि का तो प्रश्न ही नहीं है, कुटुंब की समृद्धि और समस्त समष्टि की समृद्धि, वो एक दूसरे के साथ अनुकूलन में रहनी चाहिए। ये सब हमारे गृहीत है, समस्त सामाजिक संविधान के ये गृहीत है। तो ये समृद्धि के क्षेत्र में जो व्यवसाय करते हैं, वे जातियां, वे जातिगत भी होते हैं व्यवसाय, और कुटुंब उस जाति के अंग के रूप में उस व्यवसाय को अपनाता है। दूसरे संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली जातियां या वर्ण और कुटुंब, ये जो होते हैं, वे अर्थार्जन नहीं करते, वे सेवा करते हैं। सेवा भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि जो अर्थार्जन करने वाली जातियां हैं, वे भी सेवा तो करती ही हैं, परंतु उनकी सेवा की पद्धति और स्वरूप अलग है। सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अर्थनिरपेक्ष व्यवसाय करते हैं, अर्थनिरपेक्ष जीवन पद्धति का विकास करते हैं, अर्थनिरपेक्ष जीवन शैली उनकी विकसित होती है। इसमें धर्मोपदेश,
धर्म की रक्षा, शिक्षा, जीवन दान माने जीवन रक्षा, ये सारी बातें आती हैं। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसाय, शिक्षक का व्यवसाय, वैद्य का व्यवसाय, क्योंकि वह प्राण रक्षा करता है, धर्मोपदेश करने वाले लोग, ये सब व्यवसाय नहीं करते, माने अर्थार्जन के व्यवसाय नहीं करते, वे संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो फिर उनका योगक्षेम जो अर्थार्जन करने वाले कुटुंब या जाति या समुदाय होते हैं वे करते हैं। अब इस रचना को समझना ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है और समझना ही चाहिए। भारतीय समाज व्यवस्था यदि समझना है तो आज इनमें से एक भी बात की हम कल्पना ही नहीं कर सकते या उसकी मानसिक स्वीकृति भी नहीं होती, बौद्धिक स्वीकृति भी नहीं होती, तो कृति की बात का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये बात अलग है कि आज कुछ भी नहीं है, ये बात अलग है कि आज हम कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। आज ये बात अलग है कि हम कुछ करने को मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होंगे, हम भयभीत हो जाएंगे यदि ऐसा ऐसा करने की कल्पना की तो। परंतु भूतकाल में ऐसा हुआ है और इस आधार पर ही हम युगों तक ऐसे चलते आए हैं, संस्कृति और समृद्धि दोनों का अनुभव करते आए हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करते आए हैं। और बड़ी बात है अभ्युदय और निःश्रेयस माने भौतिक वैभव, भौतिक समृद्धि और संस्कृति की पराकाष्ठा दोनों साथ में रहते हैं, और दोनों ही साथ में जिस व्यवस्था से रहते हैं वो धर्म है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा भगवान वेद व्यास ने कहा है। तो फिर ऐसे ही हम जीवन तो जीते आए ही हैं, ठीक है। इतने दीर्घ कालावधि में 200-300 वर्ष कोई मायने नहीं रखते, वो तो तुरंत हम बदल सकते हैं उसको, लेकिन जानना समझना चाहिए। इस समुदाय का जो धर्म है, समुदाय की जो व्यवस्था है, माने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसमें क्या क्या आता है? तो सामुदायिक उत्सव, सामुदायिक व्यवस्थाएं माने सार्वजनिक व्यवस्थाएं हम जिसको कहते हैं, तो सामुदायिक व्यवस्थाएं, सामुदायिक आचार पद्धति, सामुदायिक आचार पद्धति वही तो संप्रदाय है, वही संप्रदाय धर्म है। सामुदायिक व्यवसाय अर्थार्जन के अथवा संस्कृति रक्षा के काम, ये सब समुदायगत विकास में आते हैं। कभी कभी रोटी बेटी का व्यवहार समुदाय में ही होगा, ऐसा एक कानून डालकर उन्होंने और इंटेग्रिटी बनाए रखने का प्रयास किया है। तो रोटी बेटी का व्यवहार समुदाय के अंतर्गत जो कुटुंब है वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, इससे ही तो व्यवसाय के सारे नियम इसी में आते हैं। ये समुदाय व्यवस्था भी समाज को इंटीग्रेट करने का, एकात्म करने का, बनाने का, बनाए रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस समुदाय के प्रति व्यक्ति का और कुटुंब का जो धर्म है वही कुटुंब कुल धर्म दो प्रकार का हुआ। एक पूर्वजों के साथ हमारे संबंध बनाए रखना, दूसरा अपनी ही जाति और वर्ण के लोगों के साथ, या आज के भाषा में कहे तो अपने ही व्यवसाय, अपने ही जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ, कुटुंबों के साथ हमारा संबंध सम्यक रूप से बनाए रखना, ये जाति धर्म है और ये कुल धर्म है। कुल धर्म और जाति धर्म परस्पर अनुकूल ऐसे हैं। तो व्यक्ति धर्म, कुटुंब धर्म और समुदायगत धर्म, ऐसे 3 स्तर इसके हुए। आज हमें ये व्यवस्था के बारे में थोड़ा
अधिक अच्छी तरह से जानना चाहिए। परंतु सभी व्यवसायों के संविधान फिर बने हुए हैं, तो इनका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, राष्ट्र के साथ क्या संबंध है, इसको निरूपित करने वाला भी ये संविधान है। तो जाति अथवा समुदाय, हम केवल समुदाय भी कहें तो समुदाय एक तरफ कुटुंब के साथ, कुटुंब के माध्यम से व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वह अंगभूत बनकर राष्ट्र नामक अंगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्र धर्म का पालन करना ये हर समुदाय का कर्तव्य है। और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र है, हमने कल देखा था, दो प्रकार से बना है, देश और राष्ट्र। तो भू राजकीय इकाई और सांस्कृतिक इकाई, इससे राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति से लेकर सभी समुदायों का भी एक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है और एक संबंध बनता है। राष्ट्र और विश्व ये क्या है, इसका विचार हम कल करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। रोज की तरह प्रश्न या अभिप्राय आप भेज सकते हैं और अपना ऑडियो म्यूट करके साथ में शांति पाठ का उच्चारण भी कर सकते हैं, करना है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। एक बार बोले राम राम ताई। राम ताई, सबको राम राम। राम राम। Recording stop.